हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। दोस्तों, आज जो अपना ये लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखे थे, उस पर हम लोगों ने प्रूफिंग वाले सवाल किए थे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसको हम लोग नाम जानते हैं मीन टर्म। ठीक है, तो आपके हम बिना समय को बर्बाद करते हुए मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात करते हैं कि ये मीन टर्म जो नॉर्मल फॉर्म है, इसका एक और नाम होता है। अगर क्वेश्चन में आपको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म दिखे या मीन टर्म दिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, नाम ये क्लियर है, बूलियन अलजेब्रा। मतलब जो भी अपने को बूलियन एक्सप्रेशन दिया होगा उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसको सिंप्लीफाई करके सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। इसलिए लाना है क्योंकि हमको यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा उसका ट्रूथ टेबल बनाना आसान हो जाएगा। और ट्रूथ टेबल जब बनाना आसान हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, सही होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का एक और नाम क्या था, मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका जो आउटपुट होता है वहां में जहां जहां आउटपुट की वैल्यू 1 होती है उसी वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म में उस वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, और इसका एक और प्रॉपर्टीज क्या है कि भैया तो मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म तो बहुत सारा आएगा, तो वो सारा जितना भी आए उस सारा का सारा को क्या लेना होता है, यूनियन। जो यूनियन आता है वही हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। ठीक है, तो ये बस आपको कंसेप्ट अगर पता है तो आप इस तरह के कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म दिखे या आपको मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म को हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से जाने जाते हैं, और इसमें मीन टर्म में क्या देखते हैं कि जहां जहां आउटपुट में 1 है उस वैल्यू को असाइन करते हैं, और जितने सारे वैल्यू है सारा का सारा वैल्यू को क्या ले लेते हैं, यूनियन करते हैं। ठीक है भाई, अब चलिए हम आप देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहली बात देखिए कि एक्सप्रेशन अपने को बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, आप कहिएगा भैया एक्सप्रेशन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो अपना क्या है, एक्स बार इंटरसेक्शन जेड यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड बार। ठीक है, जब कभी भी कोई भी बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन करते हैं या सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें कौन सा रूल यूज होगा और कैसे होगा, सो ध्यान से देखिए। क्या आपको ये चीज है, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहिएगा भैया वाई कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा था, हाँ यहाँ भी जेड दिख रहा था, किसी में से किसी से कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ जेड इधर है, तो यानी कि एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कम से कम 3 एक्सप्रेशन चाहिए। जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था ना जी, तो ए मान लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी है। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये क्या है, यहाँ यूनियन है ना, तो इसको कैसे कर देंगे, ए यूनियन बी करेंगे, और इंटरसेक्शन बीच वाला ये इंटरसेक्शन है, और इसके साथ क्या कर देंगे, ए यूनियन सी कर देंगे। ठीक है, ये किसका किए, यूनियन का किए। अगर आपसे उसे हम इंटरसेक्शन का पूछे तो क्या बोलिएगा, ए इंटरसेक्शन करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे, तो इसका क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये यूनियन है तो यूनियन हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अपने पास क्या है, ये दोनों कंसेप्ट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्या क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था कि 3 वेरिएबल है ए बी सी, क्या करना था, यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन में 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बीच में किस बेसिस पे कर रहे हैं, इंटरसेक्शन के बेसिस पे। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो बीच में ये क्या है, यूनियन, तो यूनियन के बेसिस पे करिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। एक्सप्रेशन जो अपना ये है, क्या है अपना एक्सप्रेशन, ये है ना एफ, हाँ ये अपना एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन जेड। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन जेड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन वाई है ना, तो एक बार फिर से अगर आपको अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक बार बगल में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे करते थे,
ए यूनियन बी करते थे और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करते थे। ठीक है भाई, अगर आपको इसका उल्टा अभी जस्ट बताया हूँ, इसको क्या करते थे भैया, इसको हम इंटरसेक्शन के बेसिस में तोड़ते थे, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कौन करता था, यूनियन, तो यानी कि अपना क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या ये वाला फॉर्मेट सूट कर रहा है या ये वाला फॉर्मेट सूट कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो चीज है वो सेकेंड वाला सेकेंड वाला ये अपना, हाँ, सेकेंड वाला फॉर्मेट सूट कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे y इंटरसेक्शन z है, तो y इंटरसेक्शन z है और y, तो इस केस में हम देखिए इस चीज को कैसे बोलेंगे, हम यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं a हमारा क्या है, y, कैसे बोलेंगे y, क्योंकि a जो है दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो इस केस में y है, इस केस में y है। ठीक है, अब देखेंगे इंटरसेक्शन ले लेंगे ना, किसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये अपना z है, दूसरा वेरिएबल क्या है, z बार है, मतलब ये हो जाएगा z इंटू इंटरसेक्शन यूनियन z बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज अपने पास क्या दिख रहा है, y इंटरसेक्शन z यूनियन z बार। ठीक है, यही दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, अब यहां से एक चीज ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x इंटरसेक्शन z, x बार इंटरसेक्शन z यूनियन y इंटरसेक्शन, अब देखिए z यूनियन z बार। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो चीज को कंबाइन करना। ठीक है, कंबाइन करना मतलब क्या, जैसे हमने कहा कि यूनियन का टेबल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है ना, तो 1 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या होता है, तो 0 इंटू 0 0 0 और 1 0 1 0 0 और 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये अपना क्या होता था कि यूनियन का कंडीशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जेड यूनियन जेड बार है, तो जेड को हमने दिया 0, जेड यूनियन है, फिर यूनियन हो गया जेड बार मतलब 1 दिया, 0 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये वाला चीज क्या है, ये वाला जो चीज अपने पास है y इंटरसेक्शन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये y ही हुआ, क्योंकि y एक सेट है, उसमें से कुछ भी 1 कॉमन लेंगे, मतलब यार ये सिर्फ y ही बचेगा, मेजर सेट बचेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आया x बार इंटरसेक्शन z यूनियन y। ठीक है, क्या आप इस एक्सप्रेशन, पहले इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, अब ये इतना छोटा एक्सप्रेशन, क्या इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, कोई ना रूल लगा सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि अब देखिए इसमें कोई भी फॉलो नहीं होगा, फिर से अगर करेंगे तो इसी टाइप का आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे को क्या, अपने को क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल, ये जो अपने पास जो ये अपने क्या आया, एफ एक्स वाई जेड जो आया, ये अपना क्या हो गया, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है भाई, अब इसका जो बनाना है वो क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि कितने वेरिएबल है, तो कहिएगा एक्स जेड और वाई, 3 वेरिएबल है ना, तो ये तीनों वेरिएबल का यानी कि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी असाइन होंगी, 8, क्योंकि अगर 1 होता था तो 2 के पावर 1 2, 2 होता था इसका मतलब 2 के पावर 2 4, 3 होता था इसका मतलब 2 के पावर 3, तो कितनी वैल्यू असाइन होंगी, 8 वैल्यू असाइन होगी। ठीक है भाई, अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इधर बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है भाई, देखिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। जितना वेरिएबल है पहले उतना बॉक्स बनाइए। अपने पास कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, तो 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए अपना एक बॉक्स हो जाएगा x, दूसरा y, तीसरा z। ठीक है, अपने को x में कैसे डालना है, 4 0 4 1। ठीक है, इसके बाद कैसे 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, इसके बाद कैसे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए अपने को क्या चाहिए, x बार इंटरसेक्शन z चाहिए, तो मतलब पहले x का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ना, तो यानी कि एक x का कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालेंगे। ठीक है ना, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि जो x में है ना उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो x का मतलब पहले क्या है, 4 0 लगातार है ना, फिर 4 1 लगातार है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, जहां 0 था वहां पे क्या करना है, 1 करना है ना, इसका मतलब क्या होगा, 4 1 पहले आ जाएगा, फिर 4 0 लास्ट में आएगा। ठीक है, ये चीज अपना हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अपने को क्या चाहिए, इसके साथ लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यानी कि x बार इंटरसेक्शन z लेना है। ठीक है,
इस केस में हमारा क्या होता था, हाँ इस केस में क्या होता है, एक्स बार इंटरसेक्शन जेड मतलब एक्स बार इंटरसेक्शन जेड। अब दोनों में देखना ये कभी, अगर ये कब होता था कि जब दोनों 1 तभी 1, बाकी केस में 0, यानी कि ये 0 है 1 है इसका मतलब 0 हो गया, इसके बाद 0 है 1 है इसका मतलब 0 हो गया, 0 है 1 है इसका मतलब, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है, कौन कौन टेबल को देखना है, एक ये एक्स बार है और ये क्या है जेड है, ये दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का कंडीशन क्या होता था कि हम तभी 1 जब दोनों 1, यानी कि अगर एक भी 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 0 और 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, अभी तो मैंने इतना ही किया ना, इसके साथ किसको लेना है, यूनियन लेना है, किसका, y का। मतलब जो नेक्स्ट जो हमारा टेबल बनेगा वो कैसा बनेगा, x बार इंटरसेक्शन z, इसके बाद लेना है यूनियन y, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए हमारा टेबल कौन कौन लेना है, यानी कि एक ये लेना है और एक ये लेना है, ठीक है, ये दोनों टेबल लेना है। अब क्या लेना है इस बार, यूनियन। यूनियन कब बोलता है कि हम तभी 0 जब दोनों 0, एक ही वर्ड, ये मंत्र याद रखिए कि अगर इंटरसेक्शन है मतलब हम तभी 1 जब दोनों 1, और यूनियन में हम तभी 0 जब दोनों 0, ठीक है भाई। यानी कि अपना कौन कौन इक्वेशन है, कि ये है और एक ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है। ये अपना चीज हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है आपने को, मीन टर्म पूछा है ना, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू देखेंगे ना भाई, ठीक है भाई। तो मिनिमम वैल्यू है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कितने टोटल वैल्यू है, 8 वैल्यू है ना, तो कैसे असाइन करते थे, यानी कि इसको बोल देंगे 0 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, ठीक है। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं पे आपको बताया था कि यानी कि सबसे पहले इसमें क्या करना था कि जो भी वैल्यू हो मीन टर्म में, या तो इसको क्वेश्चन में डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म दिया होगा, तो फिर देखना था, ये देखना था कि जहां जहां पे वैल्यू 1 है, जहां जहां पे वैल्यू 1 है सिर्फ उसी को काउंट करना है मीन टर्म में, और लास्ट में क्या लेना होता था, यूनियन लेना होता था। तो ध्यान से देखिए 1 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, आउटपुट में, ये क्या है अपने को दिख रहा है, ये जो चीज है वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। और आउटपुट जो है ना उसमें कहाँ कहाँ 1 दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए जो हमारा टेबल, जो ये ट्रूथ टेबल बना उसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां जहां आउटपुट 1 है वहां सारा का सारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पहले किस किस पोजीशन पे है, M1 M2 M3 M6 M7, किस किस पोजीशन पे है भाई। तो आप पहले उस पोजीशन को काउंट कर लीजिए, M1 है एक, सेकेंड पोजीशन अपना क्या है M2 है, थर्ड पोजीशन क्या है M3 है, और फिफ्थ पोजीशन क्या है, फोर्थ पोजीशन 6 है, और ये फिफ्थ पोजीशन जो है M7 है, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ है, ये जो मिनिमम वैल्यू था उसकी वैल्यू लिखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या था आउटपुट था, अब इसके जो 3 वेरिएबल है उसके इनपुट वाले टेबल से देखेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है ना, तो M1 के रोज में वाले कॉलम में जाके चेक करेंगे, क्या कैसे चेक करेंगे रोज में, देखिए एक्स हाँ पहले एक कंसेप्ट और जान लीजिए कि अगर सीधा x है इसका मतलब 0 है, ठीक है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, इसका सॉरी सीधा x है तो इसको बोलते हैं 1, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो उसको बोलते हैं 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस टेबल में आपको x की वैल्यू क्या दिखा रही है, 0 दिख रही है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, ठीक है। और कैसे मिलकर बना है, तीनों कंबाइन होकर बना है, तीनों मतलब तीनों इंटरसेक्शन से बना है ना, यहाँ पे सारा मेरे इंटरसेक्शन लिए थे ना, तो यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे क्या y का 0 है ना, तो यानी कि ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, y बार हो जाएगा, फिर ये क्या आ रहा है, z आ रहा है ना, ठीक है। तो अपना क्या है M1 के z वाले वैल्यू में क्या है 1 है ना, तो यानी कि ये सीधे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए M2 का टेबल चेक करिए, M2 का रो में क्या है 0x पे 0 है ना, इसका मतलब ये x बार हो जाएगा, y पे क्या है 1 है ना, इसका मतलब ये y हो जाएगा, और z पे क्या है 0 है ना, इसका मतलब ये z बार हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर चलेंगे M3 के टेबल में, यानी कि M3 का कॉलम चेक, रो चेक करेंगे सॉरी, तो x का M3 में क्या है 0 है ना, यानी कि x बार हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 1 है ना, यानी कि इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर अपने पास किसका वैल्यू लेना है, M6 का वैल्यू लेना है ना, यानी कि x का वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है, और z का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया x
इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z बार। ठीक है, फिर अपने को चलना है इस वाले में ना, M7 में ना, तो x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है और z की भी वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो दो काम कर लिए ना। पहला क्या था ना कि हमने डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखा, उसके बाद मैंने क्या बोला कि जहां जहां वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 है वहां से टेबल में जाके उसका वैल्यू लिखिए। तो सारा एक एक करके वैल्यू लिख दिया। अब आपको इसका पूरा मिन टर्म लिखना था। जब हम बोले थे कि आपको टोटल मिन टर्म करना है तो उसमें आपको क्या करना था, जितने भी वैल्यू है उसका क्या करना होता था, यूनियन लेना होता था। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म। तो हेंस मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जितने भी सारे वैल्यूज हैं सारे के सारे वैल्यूज को क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यानी कि यूनियन किसका किसका ले लेंगे, M1 M2 M3 M6 M7, यानी कि इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है। M1 M2 M3 M6 और M7 सारे के सारे वैल्यू को क्या लेना है, यूनियन लेना है। यानी कि M1 का वैल्यू ये है, यानी कि इसको क्या करना है, यूनियन लेना है। ठीक है, फिर अपने पास M2 का वैल्यू ये है ना, तो इसकी ये वैल्यू लिखेंगे x बार इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z बार। फिर M3 है ना, M3 का वैल्यू ये है ना, इसको लिखेंगे x बार इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है ना, M6 है ना, M6 का वैल्यू क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z बार। ठीक है ना, और एक क्या है M7 है ना, इसका भी यूनियन ले लेंगे, यानी कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो जो हमारा इस मिन टर्म जो ये पूरा एक्सप्रेशन का है वो ये है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। सबसे पहले ये बुलियन एक्सप्रेशन जो दिया था, ये बुलियन एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके एक सिंपल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि मैंने सिंपल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। और ये जो हमारा जो यहाँ से जो सिंपल नॉर्मल का आउटपुट आया, इसको हमको क्या करना था, एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करना था। 3 वेरिएबल का था, तो टोटल इसमें 8 वैल्यूज थे। तो यहाँ से मैंने 3 वैल्यूज देखा, फिर मैंने देखा x y z तो अपने कर लिया। फिर मैंने देखा कि इसमें क्या 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 नीड है, तो एक x बार का नीड था तो x बार किया। फिर इसको क्या करना था, z के साथ इंटरसेक्शन लेना था ना, तो इसके z के साथ इंटरसेक्शन लिया। फिर टोटल के साथ इसमें क्या ले लिया, यूनियन लिया। फिर चाहिए मेरे को मीन वैल्यू चाहिए था ना, तो जो जो मीन वैल्यू था एक स्मॉल m से डिनोट कर दिया, M0 से लेके M7 तक। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि जहां जहां वैल्यू 1 थी वो सारे के सारे वैल्यू जाके इनपुट से जाके चेक किया। ठीक है, M1 M2 M3 M6 और M7। और इसमें ये ध्यान रखना था कि M1 में जो जाके वैल्यू चेक किया वो सारे के सारे वैल्यू को इंटरसेक्शन लेना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा M1 M2 M3 M6 और M7 निकल गया। ठीक है, और जो टोटल एक्सप्रेशन जो आया, जो टोटल हमारा नॉर्मल फॉर्म में जो काउंट होगा, वो तो जितने भी एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे एक्सप्रेशन का क्या लेना है, यूनियन। और यूनियन ले लिए, बस वैल्यू पुट कर दिए, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।